नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपके बीच में कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की ये कहानी वाकई अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, जिसको सुनने के बाद वाकई आपको यकीन नहीं होगा। थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि कहानी में इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हवस को बुझाने के लिए एक कॉल गर्ल बुलाता है, लेकिन उस कॉल गर्ल की जगह जब उस कमरे की लाइट जलती है तो फिर जो अंदर का माहौल होता है, जो दृश्य होता है, उसको देख करके जो कॉल गर्ल आई रहती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो कारनामा होता है वो वाकई अपने आप में एक अद्भुत है, एक मिसाल है। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बंधु नए आए हुए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक के इस पूरे परिवार में आप अपना हिस्सा बने, जुड़े हमारे साथ। चैनल नया है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है उत्तराखंड की है और उत्तराखंड का एक जिला लगता है ऊधम सिंह नगर। इसी ऊधम सिंह नगर का एक शहर लगता है काशीपुर क्षेत्र, और इसी काशीपुर क्षेत्र का एक थाना लगता है आईटीआई थाना। इसी आईटीआई थाने का एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है। विनोद की शादी हुई रहती है और उसकी जो पत्नी है वो आती है तो कुछ ही समय अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद फिर वो आने का नाम नहीं ले रही थी। जो परिवार के लोग हैं वो परेशान है कि आखिर बात क्या है, कहीं कमी विनोद में तो नहीं हो गई है, या तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो उसकी पत्नी आना नहीं चाहती है। सभी लोग परेशान थे। समय बीत रहा था। लगभग 1 साल से जब ऊपर का जब समय बीत जाता है तो जो विनोद है वो कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश करता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। लेकिन लेकिन जो विनोद की पत्नी थी जिसका नाम रिया है, रिया आने के लिए तैयार ही नहीं थी। बल्कि फ़ोन करने पे जब वो फ़ोन करता था, उसको बुलाने की कोशिश करता था, तो उसके साथ वो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तमाम फ़ोन पे गालियाँ देती थी, बकती थी। और ये सिलसिला ये लगभग 1 साल से जब ऊपर बीत जाता है तो विनोद है निराश होकर के, थक हार के बैठा रहता है शांति से। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। एक दिन जब वो शहर से गुजर रहा था, कुछ बाजार का सामान खरीदने के लिए गया था, तब तक उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम मीना होता है। जो मीना है वो उसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब थी। मीना देखने में बेहद खूबसूरत भी थी। जो मीना थी वो उसकी पत्नी को अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि जब शादी हुई थी तो जो विनोद है और जो रिया है, जब विनोद रिया की जब शादी हुई थी तो जो मीना है वो उसी शादी में मिली थी। तो इस वजह से वो विनोद को भी अच्छे तरीके से जानती थी। जब विनोद को वो देखती है तो फिर दोनों मिलते हैं तो हालचाल होने लगता है एक दूसरे के साथ। फिर जो बातों का सिलसिला है वो बढ़ चलता रहता है। फिर वो पूछती है कि रिया कहाँ है, तो वो कहता है कि रिया तो अपने मायके ही रह रही है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, वो आने का नाम ही नहीं ले रही। जब ये बात मीना सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि वो तो कहती है कि मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई बात ही नहीं है जैसा कि आप बता रहे हो। जब ये बात वो सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो कहता है, मीना कहती है कि वो तो ऐसा लगता है कि किसी काम से वो बाहर निकलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी जो संगत है वो संगत बहुत ही गलत पकड़ ली है। गलत संगत में रह करके वो बिगड़ गई है। इसी वजह से वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। तो जब ये बात विनोद सुनता है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। जो विनोद है वो पूछता है, कहता है कि साफ-साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? तो जो मीना रहती है वो कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी है, ये गलत संगति का मतलब ये है कि वो एक कॉल गर्ल का काम कर रही है, एक धंधे वाली हो गई है। जब ये बात विनोद सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो बेहद शरीफ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। जब ये बात मीना सुनती है तो कहती है कि नहीं, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ कि जो तुम्हारी पत्नी को भी जानती है, और वो दोनों मिल कर के उन लोगों का एक ग्रुप है
पूरा एक ग्रुप चलता है, उसी ग्रुप में रह करके वो धंधा करती है और भी लड़कियों से करवाया जाता है। वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ? जब ये बात वो सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, तुम इस नंबर पे बात करना और बुलाने की कोशिश करना, फ़ोटो मंगाना। बाकायदा वहाँ से जो लड़कियाँ हैं वो सप्लाई की जाती है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि उसमें तुम्हारी पत्नी मिल जाए। जब ये बात विनोद सुनता है तो कहता है कि ठीक है। मीना उसको नंबर देती है, विनोद नंबर नोट करके फिर घर जाता है। कुछ समय बीतता है, लगभग हफ्ते दिन का जब समय बीत जाता है तो विनोद उस नंबर पे कॉल करता है। जब कॉल करता है तो फिर उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है उधर से। विनोद कहता है कि मुझे रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए, मुझे वक्त गुजारना है उसके साथ। कोई सुंदर सी अगर लड़की हो तुम्हारे पास तो तुम मुझे भेज दो। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जो उधर से आवाज़ आ रही थी जो लड़की की, उस लड़की का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया कहती है कि उस सुप्रिया को यकीन नहीं होता है, वो सोचती है एक बार कि आखिर हो सकता है कि फ्रॉड कॉल हो या फिर कोई ऐसी जांच करने के लिए कर रहा हो। सुप्रिया कहती है कि ठीक है, लड़कियां तो मिल जाएंगी, तुम्हें जैसी चाहिए वैसी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पेमेंट पहले करनी होगी। जब ये बात विनोद सुनता है वो कहता है कि पैसे की तुम चिंता मत करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, जितना आप कहोगी मैं पेमेंट कर दूंगा। वो कहती है कि ठीक है। विनोद कहता है कि पहले फ़ोटो भेजो, अगर जो मुझे लड़की पसंद आएगी तो फिर मैं तुम्हारे बताए गए अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, फिर तुम लड़की को मेरे यहाँ भेज देना। जो सुप्रिया रहती है वो कहती है कि ठीक है। लगभग वो 15 से 20 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है। अब विनोद जो है वो बारी-बारी से फ़ोटो देखता है, लेकिन फ़ोटो देखता है उसमें से उसे कोई भी फ़ोटो पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि मुझे इसमें से एक भी फ़ोटो पसंद नहीं आया, तुम्हारे पास अगर और लड़कियाँ हों तो और लड़कियों की फ़ोटो भेजो। वो कहती है कि ठीक है। उसमें जब अगली बार फ़ोटो भेजती है तो उसमें 7 फ़ोटो भेजती है और उस 7 फ़ोटो में उसकी जो पत्नी है प्रिया, वो भी रहती है शामिल। जब अपनी पत्नी की फ़ोटो देखता है वो तो कहता है कि इसी लड़की को भेज दो। वो कहती है कि ये जो लड़की है ये हमारे ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसके लिए तुम्हें चार्ज अधिक देना होगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जितना बताओ उतना हम दे देंगे और अकाउंट बताओ। जब अकाउंट नंबर बताती है उसमें पैसे आधा ट्रांसफ़र होते हैं। वो कहता है कि आधे पैसे काम होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ठीक है। लड़की की फ़ोटो सेलेक्ट हो जाती है और फिर जो लड़की है वो उसको बता दिया जाता है कि उसे किस होटल में किस कमरे में आना है। जब ये बात तो उस लड़की को जब पता चलती है तो वो कहती है कि ठीक है। जो लड़की है वो आती है और जिस जो जगह बताई गई थी, जो कमरा बताया गया था, उसी कमरे में जब पहुँचती है तो अंदर एकदम अंधेरा था। अंधेरा इतना था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ दिखाई नहीं चल रहा था। लेकिन जब वो उस कमरे की लाइट को ऑन करती है, वो देख कर के सन्न रह जाती है। वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया? दरअसल जो व्यक्ति जो बैठा हुआ था अंदर जो बेड पर, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। और ये जो व्यक्ति विनोद, जिसने एक कॉल बुलाई थी, उसमें उसकी ही पत्नी उसके सामने खड़ी थी। जब ये बात विनोद देखता है तो वो भी एक दूसरे से क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो विनोद को पता थी, लेकिन ये बात प्रिया को नहीं पता थी कि उसने मुझे सेलेक्ट करके बुलाया है। अब दोनों में बहस छिड़ जाती है। बहस का जो मामला है वो तुरंत प्रिया हाथ उठाती है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। प्रिया ज़ोर-ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। जब दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर जो होटल के स्टाफ हैं वो मौके पर पहुँचते हैं और जब वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं तो सुनते हैं कि इन दोनों के बीच की जो झगड़ा हो रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें घर का ज़िक्र हो रहा है, पारिवारिक ज़िक्र हो रहा है। जब ये बातें वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग जल्दी से होटल को खाली करिए। होटल में हमारे और भी गेस्ट हैं, आप लोगों की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इन दोनों को होटल से बाहर कर दिया जाता है। जब ये होटल से बाहर आते हैं तो फिर रोड पे भी सेम वही हंगामा शुरू रहता है। हंगामा शुरू है, फिर जो उसकी पत्नी है उसको मार रही है, पीट रही है, ये भी उसको मार रहा है, पीट रहा है। जब मामला रोड पे पहुँच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो उसी में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और जो आईटीआई थाना है, उसी थाना की पुलिस वहाँ पहुँचती है मौके पर और इन दोनों को अरेस्ट करती है और थाने लेकर के जाती है। थाने लेकर के जाने के बाद फिर वो उन दोनों से पूछताछ करती है, तो फिर जो
प्रिया है वो अपनी सफाई में बताती है और जो विनोद है अपनी सफाई में सारी बातें बताता है। जो प्रिया है वो दरअसल वो कहती है कि ये यही काम ही करता था और इसका पेशा यही है, ये अलग-अलग लड़कियों को बुलाता है, अपने साथ संबंध बनाता है और फिर उन सबों से पैसे देता है उन सबों को। और वही काम मेरे साथ भी हुआ है और इसने मुझे झांसे से बुलाया है। वो क्या, जो पुलिस रहती है, जो वहाँ के डीएसपी रहते हैं राजेश भट्ट सर, उनकी निगरानी में ये सारी बातें हो रही थी। जो विनोद है वो अपनी सफाई में पूरी बातें बताता है कि उसने अपनी पत्नी से कैसे कांटेक्ट करा, कैसे उसके बारे में जानकारी जुटाई। जब ये बातें विनोद बता रहा था तो उसके द्वारा बताए गए उन तमाम लोगों को बुलाया गया, जैसे कि वो जो मीना है, जो सुप्रिया है, ये जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जब बताया गया था तो उन लोगों को बुलाया गया और पूछा गया। तो फिर वाकई जो विनोद है, विनोद सही निकलता है वहाँ पर। और जो सुप्रिया है, सुप्रिया तो माफ़ी चाहते हैं, प्रिया जो है वो एक तरह से गलत निकलती है। लेकिन अभी भी जो मामला है वो वहीं पर समझौते के तौर पर वहाँ से रफ़ा-दफ़ा होता है। लेकिन जो उस गिरोह को जो चला रही थी, यानी कि जो सुप्रिया है और उसकी भी एक और कोई हेड थी वहाँ पर, उन दोनों लोगों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करके उन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो प्रिया है और विनोद है, इन दोनों के बीच की बहस तो उस समय के लिए खत्म हो गई। लेकिन जब मामला घर पहुंचता है तो फिर घर में भी वही लड़ाई या झगड़े हो रहे थे। पत्नी अपने मायके थी और विनोद अपने घर। लेकिन जिसको एक बार लत लग जाए, जैसे कि विनोद को ये बातें पता नहीं थी कि उसकी पत्नी पहले से एक कॉल गर्ल का काम करती है, एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है। अगर उसको बात ये पता रहती तो शायद वो उसको कभी अपनाता नहीं। जब वो सोच रहा था तब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आदत तो आदत होती है, चाहे वो कैसी भी हो। एक लत होती है जो इंसान को मजबूर करती है, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे। तो ये मामला फिर से जब झगड़ा होता है तो फिर थाने में फिर पहुंचता है। डीएसपी जो हैं राजेश भट्ट सर, जब उनके द्वारा मीडिया से जब बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि ये मामला पहली बार ऐसा सुर्खियों में आया है कि एक पति अपनी पत्नी को ही कॉल गर्ल के तौर पे बुलाया है और फिर वहाँ पर इन दोनों का वाकया ये खड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है, किसको सही माना जाए। दरअसल ये मामला अभी चल रहा है, अभी उस पे सुनवाइयाँ जारी हैं और जो भी निर्णय होगा देखा जाएगा आगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कहानी कैसी थी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक सच्ची माफ़ी चाहते हैं 7:30 बजे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।